तरह से उसने चार्ट बनाया, जितने भी एलिमेंट थे इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसने अरेंज कर दिया। तो इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, जो न्यूटन ने किया था वही काम किया, लेकिन इन्होंने क्या नया किया वो देखने जा रहे हैं हम लोग। कितनी बात में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के हिसाब से ऐसे अरेंज करते गए करते करते, और जितने भी उस वक्त के एलिमेंट थे सबको अरेंज कर दिया। 7 पीरियड्स बनाए और 8 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो कितने पीरियड कितना ग्रुप बनाया? 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स उसने बनाए और इस तरह से अरेंज कर दिए। लेकिन जो मेन इसका फीचर था वो क्या था, क्या बताया उसका मेन जो फीचर था कि जैसे ये एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा है, फिल किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज तो कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे इसको मान लो यहाँ पे 17.5 का मास आ रहा है, इसके बाद 20 का मास आ रहा है, 20.0 का मास आ रहा है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये 23.2 का मास आ रहा है, ये सी है। ठीक है, ये मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के हिसाब से ठीक अरेंज हो रहा है। लेकिन क्या देख रहा है कि ये जो सी का जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो ए से मिलता है। तो उसने उठा के क्या किया, इसको यहाँ से हटा के इसने क्या किया, इसको यहाँ ला के रख दिया इसके साथ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है मास ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज इससे मिलता जुलता है, और हमें क्या याद रखना है? प्रॉपर्टीज को याद करना है, प्रॉपर्टीज को याद करना है। तो इसीलिए जिसका प्रॉपर्टी जिससे मैच कर रहा था उसके बिल्कुल आमने सामने कर दिया उसने। मास चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तो वो मास को सेकेंडरी कैरेक्टर लिया और प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्राइमरी कैरेक्टर लिया। जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करता सबको एक लाइन में रख दिया, मास ऑर्डर के हिसाब से आए या ना आए, तो मास को सेकेंडरी पार्ट रखा और प्राइमरी किया उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो वो सभी जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे वो एक ग्रुप में आ जाते थे। ये ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे जब जाएगा ना तो ग्रुप होता है, तो सब एक ग्रुप में आ गए। हो सकता है कि मास इसका कम वाला यहाँ है, ज्यादा वाला मास पहले आ गया। ठीक है, ज्यादा वाला मास पहले या कम वाला मास बाद में आ रहा है, क्योंकि वो पता चला वो बाद वाले से मैच कर रहा है। मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे इसका मास कम है, मगर इसका केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ 6 नंबर से मिल रहा है, तो उठा के यहाँ रख दिया और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को लाइक कर दिया। ठीक है, मास को सेकेंडरी प्रेफरेंस दिया गया। तो इसने क्या किया कि पहला जो प्रेफरेंस दिया कैरेक्टर को, मेंडलीव में प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, मेंडलीव prefer the chemical properties, ठीक है। मेंडलीव गेव फर्स्ट प्रीफरेंस कर देते हैं, फर्स्ट प्रीफरेंस टू केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीव ने पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस दिया, मास को सेकेंडरी, मास वाज सेकेंडरी प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि मास को इधर उधर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकल प्रॉपर्टी जो एक जैसे हैं उनको सबको एक साथ करके अरेंज कर दिया, और इस तरह से उसने अपने टाइम के 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। उसको बनाने के लिए उसने 7 पीरियड्स बनाए, 8 ग्रुप्स बनाए। ये बात समझ में आई? एक तो यहाँ पे उसने एक्सेप्शनल वर्क किया कि एटॉमिक मास का जो 10 था मास इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना, वो मास को नहीं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रेफर किया। एक तो यहाँ पे उसका अलग काम था, कितनी बात समझ में, अलग काम था। दूसरा जो काम था वो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ये, जैसे उसने क्या किया कि कुछ जगह जो ना खाली छोड़ दिया, कुछ जगह खाली छोड़ दिया, ब्लैंक, उसमें कोई एलिमेंट डाला ही नहीं। और क्या कहा उसके बारे में, जो ब्लैंक छोड़कर के बोला क्या कि जो एलिमेंट्स को यहाँ आना चाहिए या होना चाहिए इस 63 एलिमेंट्स में वो नहीं है, ये बाद में डिस्कवर होगा। क्या
बाद में डिस्कवर होगा, और जब ये डिस्कवर होगा तो उसका एटॉमिक मास इतना होगा, इसका एटॉमिक नंबर इतना होगा, डेंसिटी इतना होगा, ये प्रॉपर्टीज होगा। उसने वो सबको लिख दिया, लेकिन एलिमेंट का पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन किससे मैच करेगा उसका नाम जरूर लिखा। तो उसने दिया एक दिया, एक का बोरोन, एक का नाम रखा, एक का एल्युमिनियम, ठीक है ना, और एक का नाम रखा, एक का सिलिकॉन। 3 ब्लैंक छोड़ा था उसने, ठीक है, इस तरह से, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। यहाँ पे जो जो रखा था उस एलिमेंट, जो खाली जगह छोड़ा था, उसने उसका इस तरह से नाम रखा। क्या नाम रखा? एक का बोरोन, यानी इसके ऊपर जस्ट बोरोन था, इसके ऊपर जस्ट बोरोन है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन है। अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा और बोला कि ये जो एलिमेंट होगा इसके जो प्रॉपर्टीज होगा बोरोन की तरह मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मास इतना होना चाहिए, डेंसिटी उतना चाहिए, ये होना चाहिए, कई सारे प्रॉपर्टीज उसने लिख डाले। ऐसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ आएगा उसका प्रॉपर्टीज अल्युमिनियम से मिलेगा। अल्युमिनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बराबर होगा। और यहाँ पे सिलिकॉन का उसने एक का सिलिकॉन नाम रखा कि उसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलेगा। ये 3 ब्लैंक भी उसने उस वक्त छोड़ दिए थे। बाकी जितने भी एलिमेंट थे मास को इधर उधर करके केमिकल प्रॉपर्टीज को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर अरेंज कर दिया। कितनी बात सुन में? मेंडलीव का काम पब्लिश हुआ कितना? 1872 में जर्नल में पब्लिश हुआ। लोगों ने पढ़ा उस वक्त के जो केमिस्ट थे, और क्या देखा कि इसमें कोई बहुत बड़े काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए मेंडलीव को जीते जी कोई नहीं पहचाना। कितनी बात में? जीते जी कोई उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, ना उसके काम का ना कुछ का। वक्त गुजरता रहा, नए नए काम होते रहे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब काम होते रहे। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग है 3 मई 2023 में है, नहीं 3 मई तो आज 2023 में है, और हम लोग पढ़ रहे हैं किसका काम? मेंडलीव का। कब पब्लिश किया था? 1872 में। 1872 के बाद 100 साल जोड़ेंगे तो 1972 आया, ठीक है। और अब 2072, यानी कम से कम 150 साल पहले का कंसेप्ट अब हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उसको बताएंगे, एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा जाएगा, और जवाब सही देंगे तो बोलेंगे ओहो करेक्ट आंसर। अब एक कंसेप्ट देख 150 साल पुराना, यानी हम लोग पढ़ रहे हिस्ट्री ऑफ साइंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ साइंस। जैसे हिस्ट्री ऑफ मुगल होता है, हिस्ट्री ऑफ किंगडम्स का होता है, ऐसे ही हम लोग साइंस का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे, हम लोग तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी साइंस का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि कब क्या हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को साइंस का स्टूडेंट करने जा रहे हैं, और जो लोग आर्ट्स का पढ़ेंगे उनका क्या होगा? वो तो 1600 साल पहले का पढ़ेंगे, ठीक है, 1600 साल पहले का पढ़ेंगे, याद करेंगे उसको, और फिर उसी से अपना करियर बनाएंगे। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी को नाप समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साइंस का, और वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे चले पीछे चले, हम कब अपना कुछ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? ना ना, दिमाग का क्यों इस्तेमाल कर? खर्चा जो हो जाएगा, हमारा दिमाग खर्चा हो जाएगा, है अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक। ठीक है, आगे चले। अब क्या बताया कि मेंडलीव ने बेचारा, उसको तो मर गया, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जब साइंस आए तो क्या आया? एटॉमिक स्ट्रक्चर आया। एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते तो होंगे, एटम होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो डाल्टन ने दिया था। बाद में पता चला नहीं नहीं, एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अंदर और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनका नाम फिर रखा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। बाद में और उस पर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना अपने शेल पे घूमते रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रॉन। इस तरह के बहुत सारे बातें आई। कितनी बात समझ में? और क्या देखा गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है।
कि जितना भी एलिमेंट है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है वही गवर्न करता है उसको। किसी का अगर जैसे नोबल गैस है तो नोबल गैस है तो उसका तो आउटर शेल कंप्लीट रहता ऑलरेडी, ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट है जिनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। यानी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट शेल। यानी आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कितना इलेक्ट्रॉन है उसी से केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हम लोग, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो नया जो ये तो मेंडलीव का था क्लासिफिकेशन, लेकिन जो नया क्लासिफिकेशन दिया है वो मॉसले ने दिया है, ठीक है ना, मॉसले। और कब दिया? 1913 में दिया है, 1913 में दिया है। और ये इनका जो बेसिक कंसेप्ट था इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कितनी बात सुन में? ये एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया। एटॉमिक नंबर किसका, किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया। मेंडलीव का तो मेंडलीव के टाइम में तो एटॉमिक नंबर था भी नहीं, एटम स्मॉलेस्ट ही था मेंडलीव के टाइम में। आगे चले हम लोग, कितनी बात समझ में आई? एटॉमिक नंबर हम बता दें तो जिस वक्त मेंडलीव ने क्लासीफाई किया था, जिस वक्त मेंडलीव ने क्लासीफाई किया था उस वक्त एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी भी नहीं थी, ठीक है। तो जाहिर है उसने बस उसकी प्रॉपर्टीज को देख के ऑब्जर्व करके और उसने क्लासीफाई कर दिया था। अब जब एटॉमिक नंबर आया तो मोस्टली अरेंज कर रहे हैं किसका? एलिमेंट्स का। जब मोस्टली अरेंज कर रहे तो उस वक्त 114 एलिमेंट, कितने एलिमेंट थे? 114 एलिमेंट हो गए उस वक्त तक, मोस्टली के टाइम तक, ठीक है। 1913 की तो बात है, अभी तो 100 साल ही बीते हमारे, ठीक है। क्योंकि एक 1913 से लेके 2013 तक 100 साल ये भी बात पुरानी हो गई, ठीक है, 100 साल ये भी बात पुरानी हो गई। कितनी बात सुन में? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया। जितना भी एलिमेंट थे उस वक्त, जिस वक्त मॉसले कर रहा लगभग 100 से ऊपर ही आगे होंगे, नंबर नहीं दे रखा तो इसलिए पता नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट थे सबको एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया गया। तो क्या देखा मॉसले ने कि जो अरेंजमेंट हो रहे हैं एलिमेंट का ठीक उसी तरह से आ रहे हैं जैसे ने मेंडलीव अरेंज किया है। वो एलिमेंट जहां पे मॉसले ने रखा एटॉमिक नंबर के बेस पे, वहीं पे मेंडलीव का भी वो एलिमेंट रखा हुआ है। क्या समझ में आया? यानी इतना साल पहले जब एटॉमिक नंबर का डिस्कवर नहीं हुआ था तब उसने वो एलिमेंट को वहीं रखा है, जब एटॉमिक नंबर के बेस पे भी अरेंज कर रहे हैं तो सेम उसी जगह पे आ रहा है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, यानी जितने भी एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम में था उसको जब अरेंज किया गया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जब अरेंज हुआ तो वही वही वो आया जहां जहां मेंडलीव ने रखा था। इसी बीच में कुछ नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए थे। इस क्लासिफिकेशन से पहले कुछ नए एलिमेंट भी डिस्कवर हुए थे। नाम था जैसे ये दे रखा हमारा स्कैंडियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ये नए एलिमेंट डिस्कवर हुए थे बाद में, मेंडलीव के बाद ये नए एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और क्या देखा कि जो स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसने एक्का बोरोन के बारे में कह के गया था। एक्का बोरोन के बारे में जैसे उसने कहा था कि ये एक जगह खाली छोड़ दिया, बोला कि ये जो एलिमेंट आएगा इसका ये मास होगा, ये प्रॉपर्टीज होगा, ये चीजें होंगी, और वो बोरोन के जस्ट नीचे छोड़ा था। तो स्कैंडियम बाद में डिस्कवर हुआ और ठीक उसी जगह पे जाके फिट हुआ जहां पे वो जगह छोड़ा था, वो वहीं पे स्कैंडियम फिट हुआ। यानी उसके मरने के बाद एक एलिमेंट डिस्कवर होता है और फिर वहीं पे फिट करता है, तो ये इसकी सोच की बात होती है। इसी तरह से गैलियम से पहले
गैलियम डिस्कवर हुआ, ये एक का एल्युमिनियम के बराबर प्रॉपर्टीज, जैसे लिखा था ना एक का एल्युमिनियम, उसके नीचे ब्लैंक छोड़ था, उसकी जगह पे ये फिल हुआ ये। ऐसे ही ये जो जर्मेनियम था हमारा, एक का सिलिकन से जहाँ पे जगह छोड़ा था वहां पे आया, यानी वो जगह जो उसने खाली छोड़ दिया था जिसके बारे में प्रॉपर्टीज बताया था, उसका भी डिस्कवर होने के बाद वो उसी जगह पे आया जहां पे उसने जगह छोड़ा था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो एलिमेंट जिसका डिस्कवर ना हो उसको भी पहले से बता दे कि वो यहाँ आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मतलब आइडेंटिटी था मेंडलीव के क्लासिफिकेशन। जीते जी तो नहीं पहचान में आए, वो लगा कि हाँ यार उसने उसका 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 देख दाख के उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक काम हुए हैं। जैसे हमने बताया कि मॉसले ने जो अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो मेंडलीव ने जहाँ पे रखा था ठीक वहीं पे मॉसले ने भी उस एलिमेंट को रखा है। एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट बिल्कुल अलग है एटॉमिक नंबर के बेस पे, मगर वो एलिमेंट वहीं पे आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो खाली जगह छोड़ा था उसने, बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए उनका जब उनको फिलिंग किया गया तो वहीं आया जहां जहां उसने जगह खाली छोड़ा था। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस तरह से मेंडलीव की एक बहुत बड़ी पहचान हुई कि मेंडलीव का क्लासिफिकेशन एक सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था उस वक्त के हिसाब से, जिस वक्त 363 एलिमेंट्स थे। और बाद में उसको नोबेल प्राइज से भी अवार्ड गया पोस्थमली, मरने के बाद जो देते हैं पोस्थमली होता है। हाँ, लेकिन मेंडलीव के उस क्लासिफिकेशन में थोड़े से लिमिटेशन भी देखा गया। वो कौन कौन सा लिमिटेशन था वो मैं बताता हूँ। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव समझ में आ गया ना, कैसे वो मेंडलीव का काम सराहा गया है और फिर कैसे उसमें उसको पहचाना गया है। उसके बाद लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। क्या क्या लिमिटेशन था ये देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी दे रखा है, जो टेबल दिया था ना उसने कहा था कि ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो बाद में इसका इतना एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा। उसके लिए एक चार्ट दे रखा, मैं वो लिखा देना चाह रहा हूँ, ये तो रहेगा, ये टॉपिक चलेगा हमारा। यहाँ पे क्या बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे एक का एल्युमिनियम है, एक का एल्युमिनियम, और उसका जो सेम नेचर का आएगा, एल्युमिनियम के नीचे क्या था, गैलियम, ठीक है ना, गैलियम है। इसका जो प्रॉपर्टीज दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि इसमें प्रॉपर्टीज में लिखा था किसने, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग टू मास अरेंज हो रहा था ना, तो मेंडलीव ने जो दिया था उसने कहा था कि इसका 68 एटॉमिक मास आना चाहिए। ये मेंडलीव ने दिखा था, एक का एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम के बराबर होगा, तो उसने मास बताया कि जो एलिमेंट डिस्कवर उसका मास 68 होना चाहिए। जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसका आया एटॉमिक मास 69.7। ठीक है ना, कितना करीब है इसका। एक तो ये जो प्रिडिक्ट किया अनसीन, बगैर देखे ही उसको बताया, लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ तो इतना है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है मगर उसी के आसपास आया। इसी तरह से दे रखा उसका जो कंपाउंड बनाएगा, फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, E2O3। और बाद में जब उसका डिस्कवर हुआ तो गैलियम Ga2O3, ये कंपाउंड मिलता है, इसका कंपाउंड ये मिलता है। और ये उसने प्रिडिक्ट किया था कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। ऐसे ही दे रखा क्लोराइड का फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3, ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ गैलियम ऐसे दे रखा, ये इस तरह से आया। मैं ये क्या लिखा कि ये तो प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने कि ये प्रॉपर्टी जो है ना इतना इतना आएगा, इस तरह का आएगा, लेकिन जब बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ और उसका जब मास
फॉर्मूला कंपाउंड का फॉर्मूला देखा गया तो ऐसे आता, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आने लगा, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। तो इससे भी उसके काम को काफी इंपॉर्टेंस मिला। ठीक, अब हम लोग कर रहे थे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफायर। क्या लिमिटेशन था? एक लिमिटेशन ये था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेंडलीव ने उसको 7th ग्रुप से 7th ग्रुप में रखा था। मेंडलीव किस में रखा था? 7th ग्रुप में, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रखा था। ठीक है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे रखा था कि उसका हाइड्रोजन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरीन ब्रोमीन या हेलोजन ग्रुप है उससे मिलता है, तो उससे रख दिया था। लेकिन हाइड्रोजन का मास तो एक होता है, सबसे कम होता है, तो मास के हिसाब से उसको 1 नंबर पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि एक से कोई किसी से कम, ज्यादा किसी से है नहीं। किसी भी एलिमेंट का मास एटॉमिक नंबर 1 से कम नहीं है सिवाय हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को पहले नंबर पे आना चाहिए मास के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से 7 नंबर पे आना चाहिए हेलोजन के ग्रुप में। तो मेंडलीव ने 7 नंबर में डाल दिया था। लेकिन अब जब मॉडर्न बना है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उन्होंने 1 पे ही रखा है, हाइड्रोजन को 7 में नहीं रखा है, हाइड्रोजन को 1 पे रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने उसको 7 पे रखा था, या क्लोरीन से मिलता जुलता था प्रॉपर्टी, उससे रखा था। तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो फिक्स नहीं था मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में, कि ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे भी आता है, 7 नंबर पे भी आता है, तो कैसे आता है और क्यों आता है, ये मेंडलीव ने क्लासिफाई नहीं किया था या एक्सप्लेन नहीं किया था। अब जब 1 नंबर पे रखा गया है तो अब क्लासिफाई करके बताया गया है कि चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है इसलिए 1 नंबर पे है वो। तो एक एकदम एग्जैक्ट रीजन देके उसको 1 नंबर पे रखा गया। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव टेबल वाज नॉट फिक्स्ड। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में ये फिक्स नहीं था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वर नॉट फिक्स्ड, वर नॉट फिक्स्ड। ये एक लिमिटेशन काउंट किया जाता है इसका मेंडलीव का। दूसरा लिमिटेशन जो दे रखा है इसमें, आज की डेट में आइसोटोप्स आते हैं, आज की डेट में आइसोटोप्स आते हैं। आइसोटोप जानते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यही तो कहते हैं आइसोटोप्स। दूसरा ले रखा ये आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है ना, डिफरेंट एटॉमिक मास आइसोटोप्स कहलाता है। और सभी एलिमेंट के आइसोटोप्स है, सभी के। हाइड्रोजन के भी होते हैं 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सुना है कि नहीं? हाइड्रोजन का जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, ड्यूटेरियम कहलाता है 1 3। ठीक है, ये ट्रिटियम कहलाता है हाइड्रोजन का। अब जैसे कार्बन का ही है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास 12 है, 6 है, 13 है, 6 है, 14 है, कार्बन का आइसोटोप सही है। ठीक है, ऑक्सीजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के 8 16 8 17 8 18, ये ऑक्सीजन के। तो ज्यादातर एलिमेंट के, सभी ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के आइसोटोप्स मिलते हैं। कितनी बात सुन में? अब इसके 3 मास है, देखो 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है ऑक्सीजन के। अगर मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से ये तीनों आइसोटोप्स कहाँ जाएंगे? एक तो मान लो 16 वाला को जगह दे दिया, तो 17 वाला कहाँ जाएंगे, 18 वाला कहाँ जाएंगे? तो आइसोटोप्स के लिए कोई एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा वो भी नहीं बताया था मेंडलीव ने। मेंडलीव बताता भी कैसे, क्योंकि मेंडलीव के टाइम में एटॉमिक नंबर के बारे में पता भी नहीं था। एटॉमिक नंबर को तो बाद में पता किया गया है, जब मेंडलीव खत्म हो गया तब। तो उस वक्त का जब था ही नहीं, तो उसके बारे में क्या बताता। लेकिन हाँ, ये एक इसमें ड्रॉबैक काउंट होता है, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव, ये काउंट होता है। नो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यहाँ पे लिख देते हैं, इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखा था। नो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स,
आइसोटोप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी बात में यहाँ तक समझ में आ गया? ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की ये दो लिमिटेशन है।